Okay, people, we are going to start with the age of social change या रशियन रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं. आई गेस आप लोगों का है ये वाला चैप्टर, राइट? ओके, सो वी विल बंद कर दिया क्या? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपल. सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो हम यहाँ पे भाई साहब बात कर रहे हैं किसकी? रशियन रेवोल्यूशन की, ठीक है. रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन के चलते एक सोसाइटियल सेटअप हुआ जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म, ठीक है. सोशलिज्म बेसिकली क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं और कैसे ये रेवोल्यूशन हुआ. तो पहले तसार का रूल था, वहाँ पे सार का रूल था और ये ओवरथ्रो हुआ बेसिकली, ठीक है. तो ये जो लीडर्स आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली लेनिन, दिस इज स्टालिन. तो लेनिन वाज एक्चुअली, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दे दूं तो यहाँ पे आपके यार थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे देता हूँ, ठीक है. व्हाट इज बेसिकली द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे, ठीक है. एक बहुत बड़े राइटर हुए थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स और बेसिकली ये जर्मनी के राइटर थे, ठीक है. और इन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल बोल के, ठीक है. ये दास कैपिटल का बुक था और इस दास कैपिटल, बेसिकली दास कैपिटल इज रिटन इन जर्मनी और इस किताब का बहुत सारा अनुवाद हुआ इंक्लूडिंग रशिया, ठीक है. इसमें सोसाइटी के सेटअप पे, ठीक है, सोसाइटी के सेटअप पे मतलब कैसे हम सोसाइटी को एक वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी बता सकते हैं. हाउ कैन वी बेसिकली मूव इन टू अ वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी, ठीक है. कैसे वेलफेयर होगा, वेलफेयर ओरिएंटेशन मतलब कैपिटलिज्म नहीं. और इसी पे इनके बहुत बड़े फॉलोअर थे लेनिन, ठीक है. सो लेनिन वन द पर्सन हु बेसिकली बॉट. तो तसार का रूल जब ओवरथ्रो हुआ तो यहाँ पे भाई साहब सोशलिज्म चालू हुआ. सोशलिज्म से आपका कम्युनिज्म हुआ. यहाँ कम्युनलिज्म नहीं है, ये कम्युनिज्म है, ठीक है. कुछ कंट्रीज़ में कम्युनिज्म अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा उत्तरदायित्व यहाँ पे गवर्नमेंट का है, ठीक है, एंटायरली गवर्नमेंट, ठीक है. यहाँ पे जो वेलफेयर प्लस डेवलपमेंट पूरा का पूरा उत्तरदायित्व गवर्नमेंट का. जैसे आप देखो यहाँ पे समझो, आपका यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों भी चल रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर कंज्यूमिंग आर बेसिकली व्हाट प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो सुबह सुबह वो किसी प्राइवेट कंपनी ने प्रोड्यूस किया है. जो सोप आप यूज़ करते हो वो किसी प्राइवेट कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है. जिस घर में आप रहते हो, जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है. जिस रोड को आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है. जिस पानी को आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपके लाइफ में मिक्सचर है प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का. तो ये आपका बेसिकली किस टाइप का इकोनॉमी हो गया? मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा, प्रॉफिट और भाई साहब क्या है, थोड़ा बहुत आपका वेलफेयर. क्योंकि जहाँ पे भी गवर्नमेंट ओनरशिप रहेगी वहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद होगा, वेलफेयर, ठीक है. गवर्नमेंट जिन भी चीज़ों को बनाएगी वहाँ पे एक ही मकसद है वेलफेयर का, ठीक है. और जहाँ पे भी प्राइवेट ओनरशिप रहेगा, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप में मकसद एक ही होगा, प्रॉफिट, ठीक है. सो देयर इज ओनली वन मोटिव ऑफ प्राइवेट ओनरशिप एंड दैट इज प्रॉफिट. तो सोशलिज्म आया, सोशलिज्म जो आया वो कम्युनिज्म था बेसिकली, और रशिया उस टाइम पे बहुत पावरफुल बन चुका था, ठीक है. So we are going to study as to how the Tsar was overthrown and he was replaced by Lenin and he was also replaced by the Communist Manifesto. The age of social change. तो हमने देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारा लड़ाई किसके साथ था? पीजेंट्स के साथ. हमारा लड़ाई किसके साथ था भाई साहब? क्लर्गीमैन. मतलब पीजेंट्स जो थे वो लड़ रहे थे किसके साथ? क्लर्गीमैन और नोबलमैन के साथ. ये तीन सोसाइटियल सेटअप था और ज़्यादा करके क्लर्गीमैन और नोबलमैन काफ़ी सारा टॉर्चर करते थे किसके ऊपर? पीजेंट्स एंड वर्कर्स के ऊपर. तो ये ओवरथ्रो हुआ एंड फाइनली अ सोशल सेटअप वाज डन. सो द एज ऑफ सोशल चेंज. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे वर्ल्ड को एक सीख मिली कि अगर कॉमन लोग चाहें तो वो अपना गवर्नमेंट ला सकते हैं. अगर कॉमन लोग चाहें
तो किंग को ओवरथ्रो करके खुद की गवर्नमेंट को स्थापित कर सकते हैं। इफ इट इज कॉमन पीपल, दे कैन ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, दे कैन ओवरथ्रो अ सिस्टम एंड एस्टैब्लिश देयर ओन रूल। ठीक है, सो ये सीख सबको मिल गया। एंड फाइनली एवरीवेयर रेवोल्यूशंस स्टार्टेड इंक्लूडिंग रशिया। ठीक है, तो रशिया में भी भाई साहब आपका रेवोल्यूशन चालू हो गया। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज। ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। नाउ वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वाज लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स बेसिकली आज की तारीख में भी आप देखोगे न्यूज़ वगैरह में लिबरल्स की बातें होती हैं, लिबरल्स की बातें होती हैं, मतलब आज भी सोसाइटी में लिबरल्स एक्सिस्ट करते हैं। दीज आर पीपल हु लुक्ड टू चेंज सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी में जो भी आपके उपद्रव हैं उनको चेंज करने का इनका व्यू पॉइंट है। सो दे आर नोन एज लिबरल्स। लिबरल्स आर ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। ठीक है, तो डायनेस्टिक रूलर्स मतलब कौन होते हैं, तो अगर कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, उसका बेटा भी राजा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर नोन एज डायनेस्टिक रूलर्स। दीज आर नोन एज डायनेस्टिक रूलर्स। तो एक डायनेस्टी पूरी रूल करती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब ये राजा होते जा रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर नोन एज डायनेस्टिक रूलर्स। तो डायनेस्टिक रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है, सो लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। तो जितने भी लिबरल्स थे इन्होंने अपोज किया, ठीक है, डायनेस्टिक रूलर्स के, क्योंकि लिबरल्स को सोसाइटी में चेंज चाहिए था। अरे यार तुम उधर क्यों चले गए। सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। तो आपके इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो सेफगार्ड करना गवर्नमेंट के। ठीक है, ओके। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। जो जितने भी लिबरल्स थे उनको भाई साहब एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था। ठीक है, दे नीडेड अ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उनका एक लीडर होगा और लीडर उनके कॉज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लीडर बेसिकली विल रिप्रेजेंट देयर कॉज, लीडर विल रिप्रेजेंट देयर कॉज एंड द कॉज वाज अ स्ट्रगल बेसिकली। ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दे इलेक्टेड बेसिकली अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और लोग इलेक्शन से बेसिकली गवर्नमेंट में आते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये सबका भाई साहब लिबरल्स का क्या था, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, 18 ईयर्स के बाद। 18 ईयर्स का कार्यक्रम अभी चालू हुआ है। ये जो तू बात बात पे कमेंट मारता रहता है ना, मेरे को मालूम है, मेरे को समझ में आता है। इधर भी कमेंट मान लिया कर थोड़ा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज नथिंग टू डू विद 18 ईयर्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एनीबडी हु हैज बिकम एन एडल्ट एज पर द एडल्ट एज कॉन्फिगर्ड अकॉर्डिंग टू अ कंट्री हैज द राइट टू वोट। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, दे हैव द राइट टू वोट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। हर एक सिटीजन का जो राइट है वोट करने का। लिबरल्स वेयर अगेंस्ट दिस। ठीक है, लिबरल्स वेयर नॉट वेरी मच इन ट्यून विद दिस। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है एवरी सिटीजन का जो हक है वोट करने का। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। ये इनका एक ड्रॉबैक था। ठीक है, जिनके पास भाई साहब प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं। दैट इज द मेन ड्रॉबैक। ठीक है, दे फेल्ट दैट मैन ऑफ प्रॉपर्टी। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर अ वुमेन। ये वुमेन को भी वोट नहीं करना देना चाहते थे। ठीक है, लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। आज की तारीख में भी देखो लिबरल्स की बातें होती हैं, अरे लिबरल्स लोगों ने ये कहा, तो लिबरल्स बेसिकली सारे रिलीजन के, कोई भी रिलीजन को प्राथमिकता नहीं देते हैं। ठीक है, और लिबरल्स लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को वो सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही ये सपोर्ट करते हैं कि वुमेन शुड हैव द राइट टू वोट। ठीक है, सो लिबरल्स का ये एक ड्रॉबैक है। However, they were not Democrats. तो प्योर तरीके से अगर हम देखें तो दे आर नॉट सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड है। डेमोक्रेसी की स्टार्ट ही होती है भाई साहब, एवरीबडी शुड हैव एन इक्वल राइट टू वोट, वन मैन वन वोट, वन वुमेन वन वोट। ये यहाँ से डेमोक्रेसी की स्टार्ट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिबरल्स के थॉट जितने भी आपके सेक्युलर क्यों ना हो, बट दे डू नॉट बिलीव इन द फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सो उनके थॉट भले ही हाँ ठीक है हम सारे रिलीजन्स की तरफ सद्भावना रखेंगे, ठीक है, और डायनेस्टिक रूलर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भले ही लिबरल्स का थॉट हो जो अच्छा है, लेकिन ड्रॉबैक उनका क्या है भाई साहब, दे डिडंट बिलीव इन द इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, सो सोसाइटी इन हिस्सों में बटा हुआ था।
रेडिकल्स किसको बोलते हैं भाई साहब? इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट मस्ट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो रेडिकल्स क्या बोले कि भाई साहब जितनी ज़्यादा किसी कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट उसी पॉपुलेशन से सिलेक्ट होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी। मैनी पीपल सपोर्टेड द प्रिविलेजेस ऑफ सफ्रेगेट मूवमेंट। सफ्रेगेट मतलब यहाँ पे जितने भी आपके मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वाई? बिकॉज ये थे माइनॉरिटी में, दीज वेर इन माइनॉरिटी। भले ही इनके पास पैसा और पावर दोनों है, लेकिन ये अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इनकी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम है। ठीक है, ज़्यादा करके आपके पॉपुलेशन किसका है? वर्कर्स, पीजेंट्स, ठीक है, फार्मर्स, इनका है। ठीक है, तो दे अपोज द प्रिविलेजेस। दो ये प्रिविलेजेस इन बड़े लोगों को मिलता था, या जो सुख सुविधाएं या एम्यूनिटीज़ इन बड़े लोगों को उपलब्ध थी, उनको ये अपोज करते थे। ठीक है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखो किसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चालू किया था? यूरोप में किसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चालू किया था? हाँ, नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे वाज द वन हु बेसिकली स्टार्टेड द, क्योंकि उसके पहले कैसा था, जैसे समझ लो भाई साहब ये राज्य है, अभी फिलहाल मुगल्स के अंडर है, तो आपकी प्रॉपर्टी मुगल्स की प्रॉपर्टी है। आप भले ही उसमें भाई साहब खेती बाड़ी करें, कल किसी ने अटैक कर दिया, लेट्स से मराठास ने अटैक कर दिया, अभी प्रॉपर्टी उनकी हो गई। समझ में आ रही है? वो चाहे तो आपको दे, वो चाहे तो आपको ना दे। लेकिन आज की तारीख में चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, ठीक है, चाहे भाई साहब कोई और पार्टी की, शिवसेना की हो, आपकी प्रॉपर्टी ही रहेगी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी। आप भले ही उसमें खेती बाड़ी कर रहे होंगे या घर बसा के बैठे होंगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी होगी आपके राज्य करने वाले रूलर की। ठीक है, द रूलर विल बेसिकली हैव द राइट्स टू कॉन्फिस्केट योर प्रॉपर्टी एनी टाइम। कभी भी वो जब्त हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा था भाई साहब। ठीक है, पहली बार नेपोलियन ने सोसाइटियल सेटअप में बहुत सारे चेंजेस लाए। हालांकि नेपोलियन को अक्यूज़ किया गया है कि वो बहुत डिक्टेटर थे, लेकिन जैसे वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम उन्होंने लाया, सारी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड वेट से मेजर किया जाए ताकि वेट्स और मेजरमेंट्स में झोल झाल ना हो। फिर उन्होंने ये भी चीज़ लाया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे मतलब वो प्रॉपर्टी किसी के भी रूल के अंडर हो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। सो प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, अ मूवमेंट टू गिव द वुमेन राइट टू वोट। तो आपके अगर रेडिकल्स में और लिबरल्स में डिफरेंशिएट किया जाए तो यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। रेडिकल्स सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन हैविंग द राइट टू वोट। ठीक है, वेयर एज लिबरल्स डिडंट सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लिबरल्स भले ही और चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उनका ये वोटिंग सिस्टम पे जो सपोर्ट था वो गलत था। ठीक है, ओके। 18th century conservatives have been generally opposed to the idea of change। ठीक है, 19th century कंजर्वेटिव्स कौन थे भाई साहब? कंजर्वेटिव्स, हु वर द कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स मतलब ओल्ड फैशन, मतलब ओल्ड लोग जिस तरह से गवर्नमेंट को चलाते थे उस पर बिलीव करने वाले। दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल, तो थोड़ा बहुत चेंज तो आने ही वाला है। ठीक है, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी बॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। तो कंजर्वेटिव्स ये बोलते थे कि भाई साहब देखो मतलब पास्ट ही बेस्ट है, और हर समय यही लोगों को सुझाव देते थे कि हाँ भाई साहब राजा महाराजाओं का ज़माना ही सही था। ठीक है, ये पॉलिसीज़ उनकी अच्छी थी। ये नहीं बोल रहे हैं कि चेंज नहीं आना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ में चेंज आनी चाहिए। ठीक है, बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, लेकिन पास्ट ही है। ठीक है, पास्ट की हमेशा इन लोग सराहना करते थे। मतलब जो आपका डायनेस्टियल रूल था, जो आपका मोनार्कियल रूल था, इसके लिए इनका सपोर्ट था। ठीक है, कंजर्वेटिव्स। So these were basically conservatives. तो 18th century और 19th century conservatives have been generally opposed to the idea of change। तो आप देखोगे 18th century में conservatives पूरा मोनार्कियल रूल को ही सपोर्ट करते थे। ऑब्वियसली ये कौन से लोग होंगे? जो राजा के चहेते लोग होंगे, नोबेलमैन एंड क्लर्गीमैन के कैटेगरी के जो लोग आते हैं वही होंगे ये। 19th century के आते आते धीरे धीरे इनको लगने लगा कि भाई साहब अभी हमारा सिंहासन उखड़ने वाला है, लोगों को अभी ये पसंद नहीं है। ठीक है, डायनेस्टियल पॉलिटिक्स इज़ नॉट समथिंग दैट पीपल आर फेवरिंग। सो अभी अगर हम लोगों की ना सुने तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी धीरे धीरे ये सपोर्ट करने लगे। तो इनका सपोर्ट कैसा था कि हाँ जो हमारा पास्ट है वही गोल्डन पीरियड है,
हाँ, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है एंड वी आर वेलकम टू अकोमोडेट दोज चेंजेस, ठीक है, वी आर वेलकम टू अकोमोडेट सर्टेन चेंजेस, हाउएवर द पास्ट मोनार्कियल सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, ठीक है। तो लिबरल्स हो गए भाई साहब, लिबरल्स का फंडामेंटल डेमोक्रेसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, दे नेवर यूज टू बिलीव दैट वुमेन शुड बी अलाउड टू वोट एंड दे नेवर यूज टू बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एज वेल, ठीक है, तो ये एक था उनका, ठीक है। कंजर्वेटिव्स का क्या था भाई साहब, ये तो भाई साहब मोनार्कियल रूल पे ही टफली बिलीव करते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल ट्रेंड्स वे साइंस ऑफ अ न्यू टाइम, न्यू सिटीज़ के धीरे धीरे भाई साहब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, फैक्ट्रीज डेवलप होने लगी, बड़े बड़े यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो आपका क्या होने लगा भाई साहब, इससे क्या होने लगा, नए सिटीज़ का ग्रोथ होने लगा, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप, तो नए इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगे, ठीक है, इंडस्ट्री के आजू बाजू न्यू रीजन्स डेवलप होने लगे, रेलवेज एक्सपैंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ और नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हुआ, ठीक है, क्योंकि रेलवेज आपके किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी सिटी को एक बैकबोन देते हैं ट्रांसपोर्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई लेकिन अगर मार्केट तक सही टाइम पे नहीं पहुंच पाई तो लॉस हो जाएगा, मैन्युफैक्चर का लॉस हो जाएगा, मार्केट तक सही टाइम पे पहुंचाने का कार्यक्रम कौन करेगा, रेलवेज, ठीक है। तो जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी अगर वो सही टाइम पे पहुंचेगी तभी आपको फ़ायदा होगा। तो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना ही काफ़ी नहीं होता है, इंडस्ट्रीज़ के पैरेलल आपके ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी सेटअप होना चाहिए, तभी जाके इंडस्ट्रीज़ सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। सो रेलवेज़ के साथ साथ आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी भाई साहब डेवलप होने लगा एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, ठीक है। सो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी अभी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, पहले क्या थे, अपने अपने गाँव कस्बों में यही लोग फार्मिंग, यही इनका एक तरीका था, फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशिंग हो गई, इन्हीं सब चीज़ों से ये कनेक्टेड थे। आज की तारीख में ये शहरों में जो इंडस्ट्रीज़ थे, इन इंडस्ट्रीज़ में हैवी लेबर रिक्वायरमेंट था, तो ये गांव कस्बों से जितने भी आपके फार्मर्स या पीजेंट्स थे ये आने लगे, और जब ये इकट्ठा होने लगे तो इनके कॉमन कॉजेज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होने लगे एंड दैट्स व्हेन दे फेल्ट द नीड दैट देयर इज़ अ चेंज। पहले तो अगर चेंज का नीड भी था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि लाइफ ऐसी ही होगी भाई साहब, शायद वहाँ पे भी वैसा ही है, शायद यहाँ पे भी ऐसा ही, सब जगह ऐसा ही है। लेकिन जब ये एक जगह पे इकट्ठा होते हैं अपने अपने कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ, तब इनको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा एडवर्सली होता है और उसका सोल्यूशन निकालने का तरीका भी डिस्कस होता है, ठीक है। सो दे वर कलेक्टेड एट वन प्लेस, प्रायर टू दिस दे वर ऑल सेपरेटेड एंड सेग्रीगेटेड एंड वर्किंग इन देयर ओन्ड विलेजेस एंड ऑल, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इनको क्लोज लाया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज व्हाट बॉट देम टुगेदर। So industrialization brought men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were very poor. पगार बहुत कम मिलती थी और ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा देर तक मेहनत कराई जाती थी इनसे, तो यहाँ पे भी उनका शोषण ही होता था, ठीक है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जैसे एक चीज़ है आपका, जैसे समझो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सट्रीम्स है क्लाइमेट्स के एक्सट्रीम्स हैं, मतलब कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। जब ठंडी पड़ती है तो ठंडी के सीज़न में भाई साहब बर्फ़ गिरता है, तो आपके उस टाइम पे वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स, ये बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं और उस टाइम पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है। लेकिन जब आपका ठंडी का मौसम नहीं रहता है तभी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो क्या होगा, इन चीज़ों का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ये कम होता है तो उतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही वर्कर्स जो अपना गांव कस्बे को छोड़कर आए थे इन इंडस्ट्रीज़ में, इनके पास काम नहीं रहेगा। और प्रॉब्लम ये है कि शहर में रहना बहुत एक्सपेंसिव था। घर, अगर आप गांव खेड़े में रहते हैं, आपकी ज़मीन है, थोड़ा बहुत को जुगा लिया, थोड़ा सा फिशिंग कर लिया तो घर चल जाएगा। लेकिन शहर में भाई साहब आप रेंट पे रहते हैं और आपके पास अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप उसको कैसे कोप अप करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, द अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो हर चीज़ भाई साहब सीजनल होती है। अगर लो डिमांड है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए तो इन लोगों का बेरोज़गार होना बहुत तकलीफदायक हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो इनको पगार नहीं है, अगर पगार नहीं है तो भाई साहब ये शहर में अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इंक्रीज देयर हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। देखो, जब किसी जगह का विस्तार, आप लोग कभी मुंबई में गए हैं, प्रॉपर मुंबई में, वहाँ पे आपने बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखा है क्या?
तो एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग में हार्डली कोई गैप है अगर आप देखोगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप मार्केट एरियाज़ में जाते हैं, जैसे जवेरी बाज़ार हो गया, या अगर आप कॉटन ग्रीन में जाते हैं, ये सब जगहों पे अगर आप जाएंगे एकदम पुराने मुंबई में, तो आप देखोगे भाई साहब बिल्डिंग्स में हार्डली स्पेस है। उस टाइम पे क्या हुआ रहेगा कि भाई लोगों का अचानक से आगमन हुआ रहेगा उस जगह पे, एंड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग दीज बिल्डिंग्स वेर बॉट अप। अभी अगर आज आपको कोई भी मेंटेनेंस वर्क करना है, आपने देखा रहेगा बहुत सारी बिल्डिंग्स में मेंटेनेंस वर्क चालू है, बांस वांस लगा के वो लोग पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह कराते हैं, ये सब कैसे कर पाएंगे? हाउ विल यू डू इट? लेकिन उस टाइम पे ये प्लानिंग उन्होंने सोचा नहीं, ठीक है। आज जो नए शहर डेवलप होते हैं वो आप अगर देखोगे महारेरा रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान लेआउट के तरह ही बिल्डिंग्स को बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉपर गैप देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको दूसरी चीज़ों को मुहैया कराना पड़ेगा। अगर किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में किया है तो उसका जल्दी सैंक्शन होगा। ये सारी तमाम चीज़ें हैं। तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो तड़ातड़ लोग आ रहे हैं भाई साहब। अभी अचानक से जैसे देखो, अगर हमको मालूम है कि 10 लोग आने वाले हैं तो उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर 10,000 लोग अचानक से किसी शहर में आने वाले हैं तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। तब अफला तफली मचेगी, अरे घर है क्या, अरे भाई साहब एक रूम है क्या, अरे भाई साहब। तब लोग कहीं पे भी एडजस्ट होंगे, कहीं पे एडजस्ट नहीं हो पाए तो क्या करेंगे भाई साहब, तंबू उम्बू गाड़ के रहने लगेंगे, ठीक है भाई साहब। टेंट वगैरह लगा लेंगे या टिन के शीट्स लगा लेंगे, तो इस तरह से रहने लगेंगे, ठीक है। तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। ये जो सारे टाउन्स थे ये बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे थे और इसीलिए हाउसिंग एंड सैनिटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम पोज कर रहा था, ठीक है। क्योंकि प्लान्ड देखो, दो तरीके से डेवलपमेंट होता है। एक तो आप पहले शहर को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वाटर फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं, स्कूल्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, ये एक डेवलपमेंट होता है। और दूसरा, अरे बाप रे बहुत क्राउड आया, चलो चलो, अरे तुम भी बिल्डिंग करो, तुम भी बिल्डिंग, ये अफला तफली वाला है, ठीक है। और यही अफला तफली वाला चीज़ तभी हो रहा था, ठीक है। People were coming in large numbers due to rapid industrialization and all of a sudden city population was increasing and because of this, ठीक है, क्या हो रहा था भाई साहब। अभी देखो सैनिटेशन क्या है, सैनिटेशन मतलब होता है आपके घरों से जो सीवर वेस्टेज निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है। जो मेन पाइपलाइंस होती हैं वो भाई साहब आपके घरों से निकल रही हैं, तो आपके बिल्डिंग्स में से उसका कनेक्शन रहता है। अभी अगर अचानक से आप बोल रहे हो कि 15-20 बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो इन 15-20 बिल्डिंग से जो पाइप निकलेगा उसको निकाल कर इस सीवर लाइन में डालना पड़ेगा। इस सीवर लाइन में डालना मतलब कितने आपके ये जो रास्ते हैं वो उखाड़े जाएंगे, उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा, ये सारी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो सीवर वेस्टेज जो है उसके लिए प्रॉपर कुछ रखा ही नहीं गया था। तो इनके लिए क्या क्या सोल्यूशन बचेगा? टेंट उन लगा के रहेंगे ये, या वो जो देखते हो ना वर्कर्स लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जुगड़ झोपड़पट्टियों में रहते हैं, और जितने भी लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनके लिए सैनिटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक ही कॉमन टॉयलेट होता है उनका, सो सैनिटेशन बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेर ग्रोइंग रैपिडली। हाउसिंग तो प्रॉब्लम बनेगा ही और सैनिटेशन भी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, कंजर्वेटिव्स को कोई मतलब नहीं था। कंजर्वेटिव्स तो बोलेंगे देखो हमने बोला था राजा महाराजाओं का ही दौर अच्छा था, तभी आराम से सांस ले पा रहे थे, अभी संभाल लो भाई साहब, ठीक है। तो ये तो यही बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लिबरल्स और रेडिकल्स जो बहुत एक्टिव थे, ठीक है, लिबरल्स मोनार्कियल रूल को अपोज करते थे बट दे डिडंट सपोर्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। रेडिकल्स दे डिडंट सपोर्ट मोनार्कियल रूल एंड दे वांटेड द वोटिंग पावर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस टू दीज ओवर क्राउडिंग। ऑल द इंडस्ट्रीज वेर the properties of individuals, ठीक है। liberals and radicals themselves were often property owners and employers। ज़्यादा करके liberals और radicals ही इन सोसाइटीज़ के या ये जो आपके फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ओनर्स हुआ करते थे, दे वेर दे ओनर्स, ठीक है। सो और एम्प्लॉयर्स होते थे। तो इन्होंने भाई साहब ये देखो इस तरीके की भाई साहब जुगर झोपड़पट्टियों में लोग रहते थे, ठीक है। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, देखो कैसे लोग रह रहे हैं, ठूस ठूस के लोग रह रहे हैं, ठीक है। आज की तारीख में भी आप देख पाओगे, अगर आप जवेरी बाज़ार में जाते हो तो आज की तारीख में भी दिखेगा कि आपको एक ही रूम में भाई साहब 6-7 लोग रह रहे हैं। 6-7 लोग रह रहे हैं मतलब दे आर बेसिकली वर्कर्स, पूरा दिन काम करते हैं वहीं पे सो जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं और रहना, मुंबई में और कहीं रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का बस मतलब बिल्डिंग्स बनाकर भाई साहब इनको ठूंस दिया जाता था, एक एक रूम में 6-7 लोग भाई साहब सो रहे हैं कैसा भी करके, ठीक है। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन
तो ये सारी चीज़ें भाई साहब बोलने लगी। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। तो एक अच्छी बात ये थी कि लिबरल्स जो हैं और जो आपके रेडिकल्स हैं, ये ज़्यादा करके फैक्ट्री ओनर्स थे या इंडस्ट्री ओनर्स थे। धीरे धीरे भाई साहब इनके पास क्या हो रहा था, पैसा आ रहा था। ठीक है, ये क्या हो गया पैसा। सो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये लिबरल्स और रेडिकल्स के पास पैसा आना चालू हो गया था। ठीक है, तो अभी इनको दिख रहा है कि हमने फैक्ट्रीज सेटअप की हैं, हमने इंडस्ट्रीज सेटअप की हैं, इन फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में हम तक रॉ मटेरियल तो पहुंच रहा है, इन रॉ मटेरियल पे काम होगा तो फिनिश प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये फिनिश प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम मार्केट में बेच पाएंगे, मार्केट में बेच पाएंगे तो पैसा आएगा। तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए रॉ मटेरियल्स को फिनिशिंग स्टेज पे लाना पड़ेगा, और इसको करेगा कौन, इन्होंने जो वर्कर्स अप्लाई किए हुए हैं। अभी ये जो वर्कर्स हैं, ये भाई साहब कैसे भी आ गए हैं, इनको अगर हम प्रॉपर हेल्थ और सैनिटेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो ये गिव अप कर जाएंगे, राइट। दे विल ईदर फॉल प्रे टू सर्टन डिजीजेस, भाई साहब या तो इनको डिजीज हो जाएगा या तो ये मर जाएंगे, तब हमको फिर से नए वर्कर ढूंढने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स इनको दिखने लगा। ठीक है, और इसीलिए दे वांटेड अ रेडिकल चेंज, दे वांटेड समथिंग टू चेंज फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज पीपल। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनसे एसोसिएटेड थे। 1850 some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe। तो कुछ नेशनलिस्ट कैसे थे भाई साहब, जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, दे वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन यूरोप। ये चाहते थे कि जिस तरह की गवर्नमेंट यूरोप में है ये ख़त्म हो भाई साहब, हमारे रेवोल्यूशंस हो, रेवोल्यूशंस के चलते जितने भी तरीके के गवर्नमेंट यूरोप में चल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की गवर्नमेंट से भाई साहब कॉमन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अगर ये गवर्नमेंट चेंज होगी तो हमारा स्कोप बढ़ेगा, ये जो कॉमन लोग अपना देश गांव छोड़कर शहरों में बस रहे हैं उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, द लंडन पुअर इन द मिड 19th century was seen by a contemporary Henry Matthew, London Laborer and the London Poor in 1861। तो ये एक पेंटिंग है, देखो इस तरह से भाई साहब, मतलब काम करने के बाद इनके पास कुछ बचता ही नहीं था, थोड़ा बहुत दारू पिया वहीं पे लुढ़क गए भाई साहब, ऐसा ही था इनका जीवन। ठीक है, सो दे हार्डली हैड एनी प्लेस टू स्टे, दे हार्डली हैड एनी प्लेस टू बेसिकली रिलैक्स, एंड दे हार्डली हैड एनी प्लेस विच दे कुड कॉल होम। समहाउ दे वर जस्ट अर्निंग अ meager sum for doing work the entire day। ठीक है, यार कौन सा था, 2 वाला था। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो मिड 19th century में सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। देखो सोशलिज्म क्या है, सोसाइटी में सब लोग बराबर हो, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इनकम के लिए, सब लोगों का लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट अफोर्डेबल हो, ये सारा मतलब पूरा एक ओवरऑल बेनिफिट हो सोसाइटी का। ठीक है, दैट वाज बेसिकली सोशलिज्म। तो सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो लोग भाई साहब, क्योंकि देखो सब नीचे स्तर पे ज़्यादा लोग हैं, है ना, पीपल हु आर फाइनेंशियली नॉट दैट ग्रेट आर मोर इन नंबर। तो कभी भी किसी भी सोसाइटी में पीपल हु आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज एंड फाइनेंशियली एट अ बेटर पोजिशन आर देयर नंबर्स वुड ऑलवेज बी लेस, उनका नंबर्स हमेशा लेस ही रहेगा। तो सोशलिज्म बेसिकली सबको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि सबको दिख रहा है कि हमारा प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, सो इट वाइड स्प्रेड अटेंशन। सोशलिस्ट वेर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी।
सोशलिस्ट जो थे ये अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी पे थे। क्यों भाई साहब? वाई वुड दे बी अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी? प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या? जो जितना प्रॉपर्टी बनाएगा तो इनके हिसाब से सारे प्रॉपर्टी जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, है ना। सारा जितना भी प्रॉपर्टी है ये इक्वली सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। सॉ इट एज द रूट कॉज ऑफ सोशल इल्स ऑफ ऑल द टाइम। तो इन्होंने बोला कि जिसकी जितनी ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो उतना ज़्यादा अमीर होता है, और वही अमीर इंसान भाई साहब लोगों का शोषण करता है, लोगों को भाई साहब डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा सोशल इविल्स कॉज होंगे, ठीक है। सो अगर सबको प्रॉपर्टी जो है तो इक्वली डिवाइड कर दी जाए, ठीक है, देन इट विल बी। अभी इसके बाद तुम शुरुआत करो, ठीक है। इट्स लाइक दिस, अगर आप रेस में हैं, एक रेस में हैं और सारे रेस में जो लोग भी उम्मीदवार हैं उनको एक ही जगह से स्टार्ट करने दिया जा रहा है, लेकिन अगर रेस ऐसा ना हो तुम थोड़ा आगे से स्टार्ट करो, तुम थोड़ा और आगे से स्टार्ट करो, अगर ऐसा अरेंजमेंट कर दें तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उस रेस को, राइट। कोई 70 मीटर ही दौड़ेगा 100 मीटर के रेस में, कोई 80 मीटर ही दौड़ेगा, और कोई भाई साहब 110 मीटर दौड़ रहा है, और फिर आप जज कर रहे हो। तो इसीलिए पहला जो स्टार्ट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, और सोशलिस्ट के हिसाब से जो स्टार्ट है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपका लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारा जो है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी भी रीजन में, तभी तो हम सबको एक स्तर में एक लेवल पे ला रहे हैं, ताकि फ्रॉम हेयर दे कैन मेक अ स्टार्ट, ठीक है, ओके। बट द proprieted were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। जो लोग प्रॉपर्टी के प्रोप्राइटर्स होते हैं, या जो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं, या जो लोग फैक्ट्री और लैंड या बिजनेस को ओन करते हैं, दे वर ओनली कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ देयर, ठीक है, उनका भाई साहब कैसे वेलफेयर हो, उनको कैसे फ़ायदा मिले। दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु वर contributing to their welfare or the people who were basically contributing to their benefit, ठीक है। तो they were least bothered about them। Robert Owen 1771 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called the New Harmony in Indiana, ठीक है। Indiana is basically in US। Other socialists felt that cooperative should not be built on a wide scale, only through individual initiative, ठीक है। They demanded that governments encourage cooperatives। तो इन्होंने पहली बार, ये एक बेसिकली मैन्युफैक्चरर थे और इन्होंने एक कोऑपरेटिव सेटअप किया ना। कोऑपरेटिव मींस व्हाट, इनके जितने भी वर्कर्स थे इस कोऑपरेटिव में ये एक मतलब एक एसोसिएशन बना रहे हैं। सारे वर्कर्स अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, सारे वर्कर्स उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और उसका एक कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग को किसी बिल्डर ने बनाया है, मतलब किसी लैंड ओनर से उसको लिया गया है और बिल्डर ने उसको डेवलप किया, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जब आपकी सोसाइटी बनती है तो वो क्या, किस टाइप की सोसाइटी होती है, क्या नाम है, कि कहाँ रहता है तू? हाँ, वीरमल। वीरमल, उसके बाद क्या है नाम? उसके बाद क्या है? CHS, मतलब हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आपके बिल्डिंग का नाम चाहे जो भी हो, उसके बाद क्या आएगा? CHS, मतलब क्या? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? इसका मतलब क्या होता है? हाँ, लड़ाई झगड़ा एक साथ तो सब रहने वाले हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बताओ, आगे बताओ, कैसा कॉपरेशन? मेरे घर में पानी नहीं आ रहा तो तू मेरे साथ क्या कॉपरेट करेगा? बता, मेरे घर में बिजली नहीं है तो तू मेरे साथ क्या कॉपरेट करेगा? जाके रह जाऊं तेरे घर पे? चलो हटो भाई साहब, अभी हम यहाँ पे रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द केस। कोऑपरेटिव मीन्स व्हाट? कोऑपरेटिव मीन्स मतलब आपके जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होंगे उनका सोल्यूशन निकालना, ठीक है, कोऑपरेटिव, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। जैसे आपके बिल्डिंग में लिफ्ट होगा, स्वीपर होगा, प्लस आपके बिल्डिंग में ये क्या कहते हैं, और क्या क्या चीज़ें होंगी जो कॉमन होंगी। आपका जो कॉमन लॉबी है वहाँ पे बल्ब होगा, लाइट होगा, जो आपका भाई साहब पार्किंग एरिया है वहाँ पे भी बल्ब, लाइट, ये सब होगा ना। दीज थिंग्स वुड बी देयर। ये चीज़ें सब लोग यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं? सब लोग यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कॉमन। दिस
इसका एक्सपेंस कहाँ से निकलेगा? जो बिल्डिंग में आप मेंटेनेंस भरते हो उसका हिसाब कौन रखेगा? बिल्डिंग में कोई भाई साहब स्ट्रक्चर हो गया जिसका डैमेज हो गया है, उसको ठीक कराना है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल क्या हो रहा है, आपका चूल्हा क्यों जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, ये सब दूसरी बातें हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो दे डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट्स इनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो इन्होंने क्या बोला? अच्छा हाँ, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? सो कोऑपरेटिव बेसिकली मीन्स, जो देखो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, जैसे आपका सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, व्हाट डज इट मीन? कोऑपरेशन तो ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन आपके जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होंगे। मेंटेनेंस का इशू है, समझ लो लिफ्ट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो सबका इशू हो जाएगा। अगर आपका जनरेटर जो कॉमन बैकअप देता है वो नहीं चल रहा है, सबके लिए इशू हो जाएगा। स्वीपर नहीं आया 4 दिन से, सबके लिए इशू हो जाएगा, भाई सब कचरा कौन फेंकेगा? ठीक है, सो ये सारे आपके कॉमन इश्यूज़ हैं। आपके घर में भाई साहब आपके छोटे भाई और आप में झगड़ा हो रहा है तो वो सोसाइटी का इशू नहीं है, उसको जाकर आप बोलेंगे सोसाइटी के मीटिंग में, वो बोलेंगे आप घर बैठो भाई साहब, इधर मत आओ, ठीक है, वो आप घर में निपटाओ, है ना। सो दीज आर योर प्रॉब्लम्स, नॉट सोसाइटी इश्यूज। सो कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? जो आपके कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसका इम्पैक्ट आप पे, मुझ पे, सब पे आएगा। जो लोग भी सोसाइटी पे रहते हैं जिसका इम्पैक्ट सब पे आए। अगर पानी नहीं आ रहा है तो सबका प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली सबका प्रॉब्लम होगा, है ना। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है वो तो पूरे एरिया का ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है वो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, सोसाइटी में सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दीज आर थिंग्स विच आर डिस्कस्ड। तो इन्होंने क्या किया, ये जो मैन्युफैक्चरर थे, ही वॉज बेसिकली इन इंडियाना, यूएस में, और बिसाइड्स बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ मैन्युफैक्चरर, व्हाट ही डिड वाज ही बेसिकली अपॉइंटेड अ कोऑपरेटिव। दिस कोऑपरेटिव वाज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स ने एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के अंदर बनाई ताकि इनके प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉर्ट आउट हो सके, इनके प्रॉब्लम्स हाई स्तर पे डिस्कस हो सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये देखकर बाकी सब लोगों ने भी बोला कि भाई हमको भी ऐसा कोऑपरेटिव बनाना ज़रूरी है। लेकिन रेडिकल्स ने क्या डिमांड किया कि भाई साहब गवर्नमेंट को ही ऐसे कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए, ठीक है। हर मतलब सोसाइटी में गवर्नमेंट को ऐसे कोऑपरेटिव सेटअप करने चाहिए ताकि आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। सो दे डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड एनकरेज कोऑपरेटिव्स, ठीक है। लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. What are capitalist enterprises? What are capitalist enterprises? हाँ, बोल, कुछ बोला तूने? Anyone? भाई साहब देख लो, इकोनॉमी जो होती है ना, इकोनॉमी आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है भाई साहब आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी होती है भाई साहब आपकी कम्युनिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती है भाई साहब आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कैसा होता है भाई साहब, आप जितना चाहे पैसा कमा लो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको मतलब फ्री, यू आर फ्री टू डू बिजनेस, लीगल बिजनेसेस, नॉट इलीगल बिजनेसेस, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इज बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी है ये, ठीक है, बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी है। और मतलब बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी कैसा है भाई साहब, यहाँ पे आपका इस इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे 90% चीज़ें आपके प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ओन करेंगे और ओनली 10% चीज़ें जो आपकी गवर्नमेंट ओन करेगी, ठीक है। जैसे अगर आप यूएस में जाते हैं, आपका कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। आपके बसेस जो है वहाँ पे वो सारे प्राइवेट हैं, मोस्टली आपकी सारी चीज़ें आपको प्राइवेट ही मिलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे संपूर्ण रूप से प्राइवेट है, रेलवेज भी प्राइवेट है, सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ठीक है। सो दीज विल बी ओन्ड बाय प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और 10% गवर्नमेंट है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट वेलफेयर की चिंता करता है, ऐसा मतलब लिखित रूप से है, बाकी करे या ना करे, ठीक है। लेकिन लिखित रूप से यही है कि गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर तुम हमारा वेलफेयर ही नहीं करने वाले, तुमको सिलेक्ट क्यों करें हम, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट तो आपका वेलफेयर, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इसीलिए आप देखोगे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो यूएस से हैं, क्योंकि बिजनेस को वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है। आप भाई साहब देख लो जेफ बेजोस और मे बी बिल गेट्स, ठीक है, और मे बी वॉरेन बफेट, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब पैसे वाले, वो ज़्यादा करके आपको यूएस से मिलेंगे, क्योंकि इट्स अ बिजनेस सपोर्टिव इकोनॉमी, ठीक है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी कैसा होता है भाई साहब, कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो चाइना में है, आपने किसी चाइना बिजनेसमैन का नाम सुना है? देयर वॉज वन पर्सन कॉल्ड जैक मा, अभी वो कहाँ है कोई मालूम नहीं, ठीक है, लापता है वो, ठीक है। जैक मा को एक्चुअली में ही वॉज कंसिडर्ड टू बी मोर रिचर देन जेफ बेजोस। पहले जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो जैक मा ने एस्टैब्लिश की थी,
उनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी में आप सोचिए बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे आप अपने बिल्डिंग का जनरेटर आपने देखा रहेगा कितना बड़ा होगा, ये अमेजन नहीं करेगा आपके घर में, मतलब अमेजन इतना बड़ा चीज़ लॉजिस्टिक्स में सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जैक मा करते थे। आपने ये जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े केबिन्स देखे हैं, जब बिल्डर्स लोग वहाँ पे बैठकर नेगोशिएट करते हैं, ये बड़े बड़े केबिन्स भी वो ट्रांसफ़र करते थे, इतने बड़े लॉजिस्टिक कंपनी था इनका, ठीक है। सो राइट नाउ इज़ अनट्रेसेबल, कहाँ है पता नहीं, एक ही बिजनेसमैन हुए वहाँ पे। आप बाकी मतलब सदियों तक अगर आप देखोगे जब से कम्युनिस्ट रूल है, देयर इज हार्डली एनी बिजनेसमैन हु इज नोन देयर, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 90% जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, और सिर्फ 10% जो है आपका मतलब आपके प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं। देयर इज हार्डली एनी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स आउट देयर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा वेलफेयर लोगों का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब आप बोल सकते हैं 50% भाई साहब गवर्नमेंट और 50% भाई साहब प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो ये आपका 50-50% का हिसाब है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी इज बेसिकली डिवाइडेड। तो लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स, ज़्यादा कोऑपरेटिव्स बने एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज भाई साहब सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, जो लाजमी है। अगर आप बड़ा सा बिजनेस डाल रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या पड़ोसी का फ़ायदा देखेंगे? ऑब्वियसली अपना फ़ायदा देखेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट, तो देखो हमारी जो सरकार है वो आज बहुत रिलैक्स हुई है, लेकिन एक टाइम था जब सरकार उतना बिजनेस सपोर्टिव नहीं था, ठीक है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आप सब जो मतलब आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इंडिया में एक टाइप का राज था जिसको हम लाइसेंस राज बोलते थे, ठीक है। लाइसेंस राज बोला जाता था इसको। ये लाइसेंस राज मतलब अगर आपको सिंपल किराने की दुकान भी डालनी है ना भाई साहब, आप गवर्नमेंट ऑफिस के इतने चक्कर काटोगे कि आपके जूते घिस जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा करके लोगों का इंटेंशन यही था कि कैसे करके पढ़ लिख लो और गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब कर लो भाई साहब, ठीक है। आप देखोगे जो बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, तो आज की तारीख में तो देखो गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी है भाई साहब, जॉब रहेगा। दूसरा आपका पेंशन है। आज की तारीख में ये पेंशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा करके। दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर नॉट गेटिंग द पेंशन दैट दे यूज टू गेट, ठीक है। सिक्योरिटी हाँ हो सकती है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में पेमेंट थोड़ा सा लेस है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। ओके, सो ये भाई साहब तभी बहुत फैशन था लोगों का, भाई यही मकसद था कैसा भी थोड़ा करके पढ़ ले भाई साहब और गवर्नमेंट जॉब में घुस जाए, ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है भाई साहब, चलो चलो जाते हैं। बिजनेस में भाई साहब 3 लाख कमा रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में 40,000 मिल रहा है, नहीं वही करना है, ठीक है। ऐसा मतलब एक ये था क्योंकि लोगों को बिजनेस पे भरोसा बहुत कम था। गवर्नमेंट पता नहीं कौन सी पॉलिसी लाए, कल हमारा बिजनेस बंद हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो पहले था लाइसेंस राज। छोटी छोटे बिजनेसेस को खोलने के लिए इतने लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे कि आपके जूते गिर जाएंगे। आज की तारीख में हर दूसरा बंदा स्टार्टअप डालने की सोच रहा है, हर दूसरा बंदा बिजनेस करने की सोच रहा है, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट देख रही है कि भाई साहब हम इतने बड़े पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी। हम कौन सा ऐसा सेक्टर खोले कि इतने बड़े पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, लोग अगर बिजनेस डालने की चीज़ को अगर हम सपोर्ट करते हैं, अगर बिजनेस पॉलिसीज़ को हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो क्या होगा, यही लोग दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, राइट। अगर हम बिजनेस को थोड़ा ईजी बनाएं, बिजनेस में इतने सारे लाइसेंस प्रोक्योरिंग को थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा ईजी कर दें, तो एक बंदा ही 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो मामला है वो तो कम से कम सुलझेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। तो उस टाइम पे क्या किया गया भाई साहब, एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस का एक ही मकसद है, प्रॉफिट दबा के कमाना, उनका वही पर्पस है भाई साहब, इतना मगजमारी वो कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। ओके, दीज कोऑपरेटिव्स वेर टू बी इन एसोसिएशंस ऑफ पीपल who produce goods together and divided the profits according to the work done by members। तो ये cooperatives क्या करते थे भाई साहब, were to be associations of people। These cooperatives would be formed by associations of people who produce goods together, जो एक साथ goods को produce करते थे, and divided the profits according to the work done by the members। तो members जो भी काम कर, ये cooperatives कैसे थे भाई साहब, ये जो भी काम हो रहा था इसमें ये cooperatives were to be association of people who produce goods together। देखो समझ लो भाई साहब, अभी जैसे नचिकेत भाई साहब बहुत पैसे वाला है, ठीक है, इसने अपना एक फैक्ट्री डाल लिया, एक इंडस्ट्री डाल लिया, ठीक है। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हाँ नचिकेत भाई साहब बहुत पैसे वाला आदमी है,
तो अभी पैसे वाला आदमी है तो ये क्या करेगा, अपना एक फैक्ट्री डालेगा, उसमें 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसने दे दिया, अपने हिसाब से काम कराएगा वो। भाई साहब 12 घंटे काम करेंगे, 500 रुपये पगार मिला है, करना है करो, नहीं भागो यहाँ से, दूसरे को बुलाएंगे, ऐसा है उसका। इसको इन लोगों से, इन 50 लोगों से कुछ नहीं पड़ा हुआ है। इसको भाई साहब क्या है, इसका पैसा आए, इसका मैन्युफैक्चरिंग हो, यही सोचेगा ना भाई साहब, ठीक है। इसने 50 लोगों को रखा है पगार पे, 50 लोगों को क्या 50 लोग करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कैसी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम करके दे, मेरे को प्रॉफिट उसी से आएगा, ठीक है। ओके, नाउ कोऑपरेटिव मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हैं यहाँ पे, इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर एक इसी तरीके की फैक्ट्री डाल दी, ठीक है। अभी ये लोग जो हैं इस फैक्ट्री के ओनर्स हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। तो अभी ये लोग इक्वली मेहनत करेंगे कि प्रॉफिट हो भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके के कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करना, ऑब्वियसली इनके पास पैसा नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट इनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है? क्या ये 8 लोग अगर गवर्नमेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको एक सेटअप डालना है, आप हमको थोड़ा बहुत लोन दीजिए, हम इस लोन को ऐसे चुकता करेंगे, वुड द गवर्नमेंट बी एबल टू सपोर्ट? क्या गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स निकाल सकती है? इससे होगा क्या, यहाँ पे जो 8 लोग हैं, ये 8 लोगों का मकसद ज़रूर प्रॉफिट कमाना है, लेकिन इन 8 लोगों का एक ह्यूमन कंसिडरेशन भी रहेगा, क्योंकि ये एक गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं लेट्स से, और इन्होंने ज़िंदगी के स्ट्रगल्स देखे हैं, ठीक है। तो इनको मालूम है कि जिस वर्कर को हम लगाएंगे उसके अपने चैलेंजेस होंगे, उसकी सुख सुविधाओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नचिकेत बिलोंग्स टू अ रिच बैकग्राउंड, ही डजंट नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल, बट दीज पीपल हु आर फॉर्मिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, they know about the problems of the poor people because they themselves belong to that background. So will they be more human in dealing with the people who will be employed in that cooperative society or that cooperative company? Obviously yes. तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट तो आएगा, पैसा भी बटेगा, और पैसा अभी सिर्फ एक इंसान नहीं कमाएगा, आप 8 लोग कमाएंगे। समझ में आ रहा है? ये पैसा भाई साहब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरा, जो वर्कर्स का शोषण इसकी कंपनी में होता है, वो वर्कर्स का शोषण इस कंपनी में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो इस तरह से ऐसा प्लान किया गया कि अगर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करें तो कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो जिनका है या कैपिटलिस्ट मेंटालिटी जिनकी है वो खत्म होगी, ठीक है। और इससे होगा क्या, देखो अभी नचिकेत भी सोचेगा कि यार ये क्या 8 लोगों की कंपनी बन गई, अरे ये तो तड़ातड़ कमा रहे हैं भाई साहब, अभी मैं क्या करूं? तब नचिकेत को भी चेंज होना पड़ेगा, ही हैज़ टू चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पीपल, ठीक है। नाउ ही हैज़ टू बिकम, क्योंकि इसकी कंपनी के लोग अभी क्या करेंगे, चलो चलो इनकी कंपनी में जाते हैं, यहाँ पे वर्क कंडीशंस अच्छा है, ठीक है, हमको बहुत सहूलियत है यहाँ पे काम करने में। इधर 12 घंटे भाई साहब काम करना पड़ता है, 500 मिल रहा है, उधर भाई साहब 8 ही घंटे काम करना पड़ता है, वही रेट मिल रहा है। वहाँ पे लोग बड़ी इज्जत से बात भी करते हैं, ये तो भाई साहब गाली गलौज करता है हमसे। तो ये क्या होगा, अभी इसके उससे लोग लीव होना चालू करेंगे। तो नाउ इसको भी भाई साहब क्या होगा, झग मार के भाई साहब इसको भी चेंज होना पड़ेगा। ही ऑल्सो हैज़ टू चेंज इन ऑर्डर टू रिटेन दोज पीपल। तो इस तरह से क्या होगा, सोसाइटी का एक म्यूचुअल बेनिफिट होगा। लेकिन अगर हम सारा बागडोर सिर्फ कैपिटलिस्ट को थमा दें, उनको कुछ नहीं पड़ी है वेलफेयर के बारे में, दे विल ओनली टॉक अबाउट देयर प्रॉफिट्स। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जहाँ पे इसको हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हमारे समाज में या हमारे सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कहीं पे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, कहीं पे भाई साहब स्कूल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कहीं पे फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सो एवरीथिंग इज़ देयर, एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ को और हर जगह पे हर स्तर पे गवर्नमेंट का काम करना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट देख रही है कि हम बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कंपनीज तड़ातड़ पैसा कमा रही हैं, तो क्या इस पैसे से कंपनीज हमको टैक्स दे रही हैं? डेफिनेटली। लेकिन क्या कंपनीज इसके सिवा भी कुछ कर सकती है? ठीक है, तो अगर आप एक कॉर्पोरेट हैं, आप एक भाई साहब क्या हैं, कंपनी हैं, यू आर बेसिकली अ कंपनी, तो आपकी एक CSR होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस CSR के तहत आपने किसी स्कूल की मदद कर दी, या किसी स्कूल को सेटअप किया, या किसी गरीबों के जुगड़ चप्पटियों के लिए आपने एक बिल्डिंग बना दिया। इस तरह के काम में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट्स देंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके तहत मतलब अभी कॉर्पोरेट्स पे गवर्नमेंट रिलाई कर रही है कि इफ़ दे टेक दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं तो कुछ टैक्स में मुनाफा होगा एंड गवर्नमेंट विल रिकग्नाइज देयर एफर्ट्स एज वेल। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, कार्ल मार्क्स, जैसे मैंने आपको बोला, ये भाई साहब सिर्फ एक राइटर थे, दिन में 40 सिगरेट पीते थे। इनका भाई साहब पॉलिटिकल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, बट इनकी सोच
मतलब ये किसी पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड नहीं थे, इनकी कोई पार्टी नहीं थी, लोगों से ये मिलते जुलते भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक बुक लिखी और ये बुक भाई साहब बहुत फेमस हुई, जिसको हम भाई साहब बोलते हैं दास कैपिटल। ठीक है, ये मैंने स्टेट बोर्ड का क्या टाइम डाला है आज? तो ये लोग अभी क्यों घूम रहे हैं? कितना बज रहा है? 3 बज रहा है ना भाई साहब वो। अरे इधर घड़ी देखो ना भाई साहब, आप पीछे कर 2:55 हुआ है ना, तो कहाँ घूम रहे हैं अभी से भाई साहब? ओके, 3:30 डाला है ना। ओके, दास कैपिटल, इन्होंने ये बुक लिखी थी दास कैपिटल। ही वॉज जस्ट अ राइटर, लेकिन ये बहुत ही मंझे किस्म के राइटर थे। उन्होंने बहुत लॉजिकली और रैशनली इस सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई किया। उन्होंने बोला कि ये शोषण का दौर चलता ही रहेगा। वो स्विच बंद कर दोगे चार्जर का, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने बोला कि ये भाई साहब कैपिटलिज्म का जो दौर है वो चलता ही रहेगा, लोगों का शोषण होता ही रहेगा, चाहे जितना भी पैसा कमा ले, क्योंकि पैसा एक ऊपरी वर्ग ही कमाता रहेगा। ठीक है, नीचे वर्ग या गरीब वर्ग वैसा का वैसा ही रह जाएगा। एक ऊपरी वर्ग से पैसा कमाने का सिस्टम चलता है और चलता ही रहेगा। ठीक है, सो ही वाज द वन हु टॉक्ड अबाउट सोशलिज्म इन हिज बुक दास कैपिटल। और ये दास कैपिटल जब पब्लिश हुई तो अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट होकर पूरे दुनिया भर में फैली। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स, Friedrich Engels added other ideas to his body of arguments. Marx argued that industrial society was capitalist. So इन्होंने बोला कि भाई साहब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आज की तारीख में सेटअप हो रही है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी से सेटअप हो रही है। और व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी? सिर्फ फायदा और प्रॉफिट, किसका? अपना। ठीक है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द वर्कर्स हु आर वर्किंग देयर। तो सोसाइटी का एज अ होल वेलफेयर नहीं हो सकता, कुछ इंडिविजुअल्स का वेलफेयर होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब आपका एक टाइम था जब क्लर्गीमैन होते थे, नोबेलमैन होते थे और पीजेंट्स होता था। अभी हमने कौन से समाज का निर्माण किया है? चलो क्लर्गीमैन नहीं रहे, नोबेलमैन नहीं रहे, लेकिन ये कैपिटलिस्ट आ गए और वही वर्कर्स। ठीक है, अभी हम जो समाज का निर्माण कर रहे हैं उसमें वही चैलेंज रहेगा, उसमें वही डिस्पैरिटी ऑफ इनकम रहेगा, उसमें वही जो आपका प्रॉब्लम है वही रहेगा कि भाई साहब ये जो समाज में जो लोग आपके मतलब ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, दे आर गोइंग टू सफ़र बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट एक्सप्लॉयटेड। तो प्रॉब्लम का निवारण नहीं हुआ है, प्रॉब्लम का सिर्फ रूपांतरण हुआ है। ठीक है, मतलब हमने प्रॉब्लम को वही रखा है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया। हमने बोला भाई ये मोनार्कियल रूल था, अभी डेमोक्रेटिक रूल है, लेकिन वही अगर डिफरेंस ऑफ इनकम रहा और वही शोषण चलता रहा तो प्रॉब्लम का निवारण कहाँ हुआ? ठीक है, सो व्हाट ही इज सेइंग दैट भाई साहब ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब हम डेवलपमेंट के तौर पे जिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को आज प्रोत्साहन दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ये बेसिकली एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और आगे चल के ये छोटे मोटे नहीं बड़े तौर पे गरीबों का शोषण करेगा, उसी तौर से जैसे नोबेलमैन और क्लर्गीमैन ने किया है। ठीक है, ओके। सो कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। कौन इनके लिए कैपिटल प्रोड्यूस कर रहा है? Who are the ones who are producing capital for them? Obviously the workers who are working in their factories. तो ये वर्कर्स इनके फैक्ट्रीज में काम करते थे और यही वर्कर्स बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते थे? इनके लिए कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे तो ये क्या कमाएंगे? ठीक है, द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जब तक भाई साहब ये कमाता रहेगा तो वर्कर्स की इंप्रूवमेंट नहीं होगी। बिलीव दैट टू फ्री themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. तो इनके हिसाब से क्या कि आपका एक ऐसा मतलब होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे। ठीक है, वॉट एवर इज योर प्रॉपर्टी शुड बी एज पर द गवर्नमेंट। तो जैसे आप चाइना में लैंड ओनर नहीं हो सकते, गवर्नमेंट इज बेसिकली द होल्डर। आप अगर दुबई में जाएंगे तो भी आप लैंड ओनर नहीं हो सकते हैं, यू कैन ओनली टेक अ प्रॉपर्टी फॉर लीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप लैंड ओनर कभी भी नहीं रह सकते, कितना भी पैसा दे दो आप, तो वहाँ पे लीज बनता है। लीज मतलब समझते हो, एग्रीमेंट बनता है। जैसे 15 साल का एग्रीमेंट पे आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हो, 20 साल की एग्रीमेंट पर 20 साल तक आप इसके ओनर रहोगे, उसके बाद इट विल ट्रांसफर बैक टू गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं सकते। हाँ, अरे बेचेगा तब ना जब तू ओनर होगा उसका, तू ओनर ही नहीं है तो कैसे बेचेगा? हाँ, तो एग्रीमेंट तुम्हारे लिए है। जैसे रेंट, तुम अगर रेंट पे रहते हो, तुम अगर किसी प्रॉपर्टी में रेंट पे रहते हो तो क्या प्रॉपर्टी बेच दोगे क्या किसी को? नहीं बेच पाओगे भाई साहब, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के कागजात ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है तुमको, तुम वहाँ पे रेंट पे रह सकते हो, यही अथॉरिटी है तुमको। ठीक है, सो ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे
गवर्नमेंट इज द फाइनल ओनर, यू विल नेवर बी द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। जैसे इंडिया में आप ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकते हैं, ठीक है, एट एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो सोसाइटियल प्रॉपर्टी हो चाहे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो, यू कैन बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वंस यू मेड द रिक्वायरमेंट्स। वो आप वहाँ पे नहीं हो सकते ओनर, आप गाड़ी के ओनर भी नहीं हो सकते, मूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर भी नहीं हो सकते। आप गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन वो भी लीज पे होगी, आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी। अगर समझ लो आप जा रहे तो आपको देना पड़ेगा गाड़ी, तो आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं रहेगी, यू विल नॉट बी अ प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है। सो ये ऐसे सारी सिचुएशंस थी, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, तो ये आपके अभी भी चाइना में अगर आप जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू बाय अ प्रॉपर्टी, यू विल ओनली बी एबल टू लीज इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 50 साल का लीज एग्रीमेंट, 100 साल का लीज एग्रीमेंट, ये होता है एज पर द कंडीशंस, लेकिन आप यू विल नेवर बी अ प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है। अरे खरीदोगे कैसे? हाँ, नहीं, कोई और आकर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, आप किसी और को नहीं दे सकते। वो आप अगर रेंट पे हैं तो किसी और को रेंट पे दे सकते हैं। जैसे मैंने ये दुकान रेंट पे ली हुई है, किसी और को मैं कल वो बड़ा पाव वाले के बोलूँ कल यहाँ पे ठेला लगा ले, नहीं भाई साहब, नहीं हो सकता ना भाई, उसके लिए मैं अभी मेरे को रेंट दे, नहीं, ये रेंट देने वाला सिर्फ ओनर ही होगा ना भाई साहब। वो जब आप ओनरशिप से रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है कि आप उस प्रॉपर्टी को में कौन रहने वाला है और किस पर्पज़ के लिए रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे क्लासेस खोला तो मुझे रेंट एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा ना, क्लासेस का नाम लेकर मैं बड़ा पाव की दुकान नहीं चला सकता, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप बेच नहीं सकते, आप ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी जब आपकी है ही नहीं तो आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे? तो इसी तरह से इन कंट्रीज़ में अभी भी आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो सकते, यू कैन बी ऑन अ रेंटेड लीज, ठीक है, यू कैन नेवर बी द फाइनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल पे है ये। तो आपका कम्युनिज्म भी कुछ ऐसा ही है, कम्युनिस्ट कंट्री। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर ही नहीं हो रहोगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट पे सारा कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट वेलफेयर। तो गवर्नमेंट क्या उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है भाई साहब, क्योंकि गवर्नमेंट ओनर है, ठीक है। आपके पापा के लेट्स से आप लोग 4 भाई हैं, तो पापा की मर्जी, किसको 25% दे, किसको 45% दे, उनकी मर्जी भाई साहब। हो सकता है भाई साहब आपको 0 दे दे, तो ये उनकी मर्जी है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर ओनर है प्रॉपर्टी की तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने हिसाब से, ठीक है, ओके। सो द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिस्ट मतलब वो लोग जो प्रॉफिट ही देख रहे हैं, और वाजिब सी बात है कि अगर आपने इंडस्ट्री और फैक्ट्री डाला है तो आप प्रॉफिट ही देखेंगे। उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अगर वर्कर्स का शोषण करना पड़े तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। Workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। सारा जो प्रॉपर्टी है वो socially controlled मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे, ठीक है, गवर्नमेंट सारे प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, ओके। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists। तो इनका ये मानना था कि अगर वर्कर्स एकजुट हो गए, जैसे पीजेंट्स ने पूरे भाई साहब मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो कर दिया है, वैसे ही ये वर्कर्स अगर आज एकजुट हो जाएंगे तो सारे कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो को चेंज कर सकते हैं, ये पूरे कैपिटलिस्ट मेंटालिटी को ये चेंज कर सकते हैं, तो अपने एक्सप्लॉयटेशन को भी ये बचा सकते हैं, ठीक है। सो कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज बेसिकली लेड डाउन। फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। तो इनके हिसाब से भाई साहब क्या था, अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। यही भाई साहब सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर होगा, क्योंकि इस सोसाइटी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, इस सोसाइटी में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, इसीलिए वेलफेयर भी इक्वल होगा। इसीलिए भाई साहब जो एमिनिटीज़ का एक्सेस है वो किसी को ज़्यादा और किसी को कम ऐसा नहीं रहेगा, इट विल बी बेसिकली इक्वल टू ऑल, ठीक है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म 1870s में सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड अ इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। तो एक इंटरनेशनल बॉडी बन गई, मतलब सिर्फ एक नेशन के लेवल पे नहीं, अभी इंटरनेशनल बॉडी बन गई भाई साहब। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। जर्मनी में भाई साहब क्या हुआ, एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD जिसको बोला जाता है, एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। तो पार्लियामेंट फॉर्म हुआ और पार्लियामेंट में ये सीट्स जीतने लगे। 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशल पार्टी इन फ्रांस, ठीक है। 1914 में सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप।
तो जितने भी सोशलिस्ट थे दे नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, ठीक है। सोशलिस्ट कभी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते, क्यों? वाई वुड? सोशलिस्ट मेंटालिटी समझ में आ रही है, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब क्या बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव्स बनाओ कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? सोशलिस्ट लोग कभी गवर्नमेंट ठीक से नहीं बना सकते, क्यों? कौन? सोशलिस्ट लोग कहाँ देख रहे हैं? सोशलिस्ट लोग नहीं देख रहे हैं, सोशलिस्ट तो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में हैं। सोशलिस्ट क्यों कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना सकते? क्यों क्यों नहीं हैंडल कर पाएंगे? सोशलिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, सो व्हाई वुड दे नॉट बी एबल टू हैंडल इट? कैपिटलिस्ट से पैसा नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्शंस के लिए भाई साहब पैसा चाहिए, गवर्नमेंट रनिंग के लिए भाई साहब पैसा चाहिए। देखो गवर्नमेंट में आप आते हैं तो टैक्स का पैसा आएगा, उससे आप काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आने के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना। वो आप इलेक्शन जीतेंगे, इतना सारा खर्चा है, देयर इज सो मच ऑफ एक्सपेंस दैट इज देयर, हु विल हैंडल दिस एंटायर एक्सपेंस? फिनिश कर लीजिए, मार्क्स देखें अपने। तो बेसिकली ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं अगर यही पैसा नहीं देंगे तो हाउ विल द कंट्री रन बेसिकली, ठीक है। सो ये आपका एक, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्यून इन 1871, ठीक है। इट पोर्ट्रेज अ सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस बिटवीन मार्च एंड मे 1871. दिस वॉज अ पीरियड व्हेन द टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस वॉज टेकन ओवर बाय a people's government consisting of workers, ordinary people, professionals, political activities and others. The uprising emerged against a background of growing discontent against the policies of the French state. French state मतलब French country, ठीक है, France as a country. The Paris Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by the socialists the world over as a prelude to socialist revolution. The Paris Commune is also popularly remembered for two important legacies. One, for its association with the workers' red flag, that was the flag adopted by the communards, that is revolutionaries in Paris. Two, for the Marseillaise, originally written as a war song in 1792. It became a symbol for the commune and its struggle for liberty. तो एक घटना घटी थी उस टाइम पे पेरिस कम्यून में, जहाँ पे पूरे पेरिस सोसाइटी को बेसिकली कन्वर्ज किया गया, एंड दिस पेरिस सोसाइटी वाज बेसिकली, लेकिन इसको क्रश कर दिया, गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया, ठीक है। ये पेरिस कम्यून था दैट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इस पेरिस कम्यून का एग्जाम्पल सब लोगों ने लिया इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट सोशलिस्ट आइडियाज़। In one of the least industrialized of European states, ठीक है, this situation was reversed, ठीक है, ये situation भाई साहब रिवर्स हो गई। In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through October Revolution of 1917. तो सोशलिस्ट ने भाई साहब पूरा मतलब रशिया का गवर्नमेंट ही अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। दे बेसिकली एंटायरली, यही था आपका रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, इन 1917। द फॉल ऑफ मोनार्की, मोनार्की मतलब पहले रशिया में भी मोनार्कियल रूल था, किंग का रूल था, किंग वाज नोन एज द सजाक, ठीक है। द फॉल ऑफ मोनार्की in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. हम इसको भाई साहब बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन। तो जैसे आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए, वैसे रशियन रेवोल्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये जो सोशलिस्ट सेटअप हो रहा था, ये सोशलिस्ट सेटअप ने पूरे किंगडम को ओवरथ्रो किया, ठीक है। तो रशियन एम्पायर, तसार मतलब किंग, निकोलस इन 1914 रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। The majority religion was Russian Orthodox Christianity. Russian Orthodox Christianity मतलब जो मतलब हम बोलते हैं ना जैसे एकदम कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान,
तो इस तरह से ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा जो रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है। एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड्स कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। तो कैथोलिक्स मतलब जो क्रिश्चियंस होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स मतलब जो जीसस को नहीं मानते हैं, इनको हम बोलेंगे प्रोटेस्टेंट्स, मोजेंस को मानते हैं, ठीक है। तो कैथलिक कम्युनिटी में भी बेसिकली विभाजन है, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लैटविया, ल्यूथेनिया, एस्टोनिया एंड पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। आज की तारीख में इन सारे कंट्रीज़ में रशिया बढ़ चुका है, लेकिन उस टाइम पे रशियन एम्पायर इतना बड़ा, इतने सारे कंट्रीज़ को इंक्लूड करता था, ठीक है। ओके, so this was the Russian Empire, the green entire thing. The map shows the Russian Empire and the European countries at war during the First World War. तो First World War में ये सब economy and society beginning of the 20th century, vast majority of Russia's people were agriculturists. ज़्यादा करके रशिया के लोग उस टाइम पे क्या थे भाई साहब, एग्रीकल्चरिस्ट थे. दे वेर इनटू ग्रोइंग क्रॉप्स. 85% ऑफ द रशिया's empire population, Russian empire's population earned their living from agriculture. इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. बहुत छोटे छोटे जगहों पे आपका इंडस्ट्री था, मेजरली आपका एग्रीकल्चर था. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वॉज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. मॉस्को आज भी रशिया का कैपिटल है. फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%. ठीक है. इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. तो आपके भाई साहब इंग्लैंड और फ्रांस में क्या था, 40 या 50% एग्रीकल्चर था, बाकी सब आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थे. लेकिन रशिया में अभी भी 85% एग्रीकल्चर ही था. ठीक है. और बहुत छोटे जगहों पे थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. ठीक है. सो 1890 मेनी फैक्ट्रीज वेर सेटअप. धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा. रशियन रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड, क्योंकि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए आपका ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए. ठीक है. सो रशियन रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज. ठीक है. कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, मतलब इनका भाई साहब चौगुना हो गया. 1900s फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. तो फैक्ट्री वर्कर्स जो थे और क्राफ्ट्समैन मतलब जो छोटे मोटे काम करते थे, मतलब घड़ा बनाना, ठीक है, मतलब पॉटरी का काम जो लोग करते हैं. ठीक है. सो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह. मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. ज़्यादा करके भाई साहब पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल था. ठीक है. टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. वेजेस भी कम थे लेकिन लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, ज़्यादा आपका एक्सटेंशन नहीं था. ठीक है. शोषण नहीं था बेसिकली 1900s. फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. ठीक है. तो रूल्स भाई साहब तोड़े जाते थे रोज ही. इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स compared with 10 to 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. Dormitories मतलब समझते हैं वो जैसे एक के ऊपर एक ऐसा आपका बिस्तर होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड अ डॉर्मेटरी. तो डॉर्मेटरी में लोग सोया करते थे. ठीक है. वर्कर्स वेर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप. वर्कर्स वेर डिवाइडेड बाय स्किल. ठीक है. डिविजन्स अमॉन्ग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स ऑल्सो. Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. तो थोड़े बहुत एसोसिएशंस वर्कर्स के बीच में बनने लगे और वर्कर्स का स्किल सेट के हिसाब से विभाजन था. जो लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे उनका एक ग्रुप था, जो लोग मिडिल में आते थे उनका, और जो लो स्किल्ड थे, जो नए नए वर्कर्स थे, उनका एक ग्रुप था. ठीक है. सो कभी कभी वर्कर्स एसोसिएशन बनाकर उन वर्कर्स की मदद करते थे जो भाई साहब फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं. वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क. अगर भाई साहब कोई मतलब स्ट्राइक करना है तो सब लोग यूनाइट हो जाते थे. ठीक है. स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज. ठीक है. वर्कर्स पीजेंट्स टू वेर डिवाइडेड. नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द तसार. तो तसार मतलब किंग. तो जो भी नोबलमैन थे वो भाई साहब क्या बोलते, चमचे थे ये किंग के. तो ऑब्वियसली दे यूज टू गेट गुड बेनिफिट्स फ्रॉम द किंग. ठीक है. पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स. ये भाई साहब लैंडलॉर्ड का ही मर्डर कर देते थे. ठीक है. 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया. तो ये लोग अभी लैंडलॉर्ड जो थे उनका ही मर्डर करने लगे. ठीक है. दे पीजेंट्स यूज टू मर्डर देम. ओके.
इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। धीरे धीरे भाई साहब ये ऑल ओवर रशिया में फैलने लगा, ठीक है। तो ये एक विद्रोह का या एक रेवोल्यूशन का इंडिकेटर था दैट पीपल आर डीपली अपसेट, दे डू नॉट माइंड मर्डरिंग द लैंडलॉर्ड टू improve their lives because for ages they have been exploited। अरे चल भाई साहब क्या हो गया हैं? Okay, socialism in Russia. Political parties were illegal in Russia before 1914। तो 1914 के पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं रशिया में उनको इलीगल माना जाता था, ठीक है। तो मतलब आप कोई संगठन बना के या पॉलिटिकल पार्टी बना के अपने कॉज के लिए लड़ नहीं सकते, ठीक है। Russia Social Democratic Workers Party was founded। Russian socialists felt that Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists, ठीक है। तो रशिया के जो सोशलिस्ट थे उनको यही लगता था कि रशिया पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड मतलब गाँव खेड़े में बहुत एक्टिव थे ये। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स, ठीक है, थोड़ा डिसएग्रीमेंट था। लेनिन जो इनके लीडर बने फेल्ट दैट पीजेंट्स वेयर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। तो लेनिन ने देखा कि भाई साहब पूरे एम्पायर में अगर रेवोल्यूशन लाना है सो ये सारे पीजेंट्स को बेसिकली पहले यूनाइट करना पड़ेगा। दे वेर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप एंड दैट्स व्हाट ही फेल्ट। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like the Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब अगर हमको रेवोल्यूशन करना है तो बड़े डिसिप्लिन तरीके से चलना पड़ेगा, हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कोई भी उल्ट सुल्ट अपना काम ना करे। पार्टी भाई साहब गाइड करेगा किसको क्या करना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट डिसाइडेड, ठीक है, by socialists who respected Marx's ideas, social democratic। Some were poor and others were rich, some worked as laborers while others were capitalists
who were employed, ठीक है. So Lenin basically believed that कि पूरे प्रोसेस में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. अ टर्बुलेंट टाइम मतलब अफला तफली का माहौल बना. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. तसार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड इट्स स्टेट्स ऑफ अफेयर्स. ठीक है, तो जितने भी लिबरल्स थे भाई साहब उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने बहुत इस चीज़ को फैलाया कि जो भी आपके रशिया में चल रहा है ये बंद होना चाहिए. ठीक है. सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन. 1904 में प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो आपके खाने पीने के जनरल सामग्री थे, उनका प्राइस बहुत बढ़ गया. ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसी टाइम पे, क्योंकि रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. वेजेस जो थे वो 20% डिक्लाइन हो गए और प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज बाय अ ह्यूज अमाउंट. मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली. तो अचानक में जो एसोसिएशंस अभी तक फॉर्म हुए थे उसमें गिने चुने मेंबर्स थे, अभी अचानक में बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि अभी सब पे आ पड़ी है, सब पे विपदा आ पड़ी है, तो सबकी मुसीबत आ पड़ी है, इसीलिए ज़्यादा मेंबर्स इन एसोसिएशंस को ज्वाइन करने लगे, बिकॉज दैट सीम्ड टू बी द ओनली सोल्यूशन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन अ स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 hours. ठीक है, increase in wages and improvement in working conditions. So these were the demands. ठीक है, reflects the quantities of goods which the wages will actually buy. ठीक है, so ये आपका भाई साहब रियल वेजेस था, तो ये सब डिमांड करने लगे इतने. तो ब्लडी संडे बोलते हैं हम इसको. 1905 ड्राउट प्लस 1904-05 में जापान और रशिया का जो लड़ाई चल रहा था. ठीक है, 1905 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा और इस टाइम पे जापान और रशिया में लड़ाई चल रहा है. ड्राई वेदर कंडीशंस, फेमाइंस, ठीक है, वीकेंड इकोनॉमी, पीपल हेल्पलेस, क्रिएटेड एंटी तसार क्लाइमेट. तो इससे भाई साहब क्या हो गया, एंटी तसार का क्लाइमेट क्रिएट होने लगा, लोग अभी तसार को हेट करने लगे. फादर गेपॉन लेड वर्कर्स, कॉमन पीपल एंड इंटेलेक्चुअल्स. फादर गेपॉन मतलब ये एक चर्च में प्रीस्ट थे. बेसिकली चर्च के प्रीस्ट को फादर बोला जाता है. ठीक है, तो ही बेसिकली लेड वर्कर्स, कॉमन पीपल एंड इंटेलेक्चुअल्स. ये एक पीसफुल रिवोल्ट था. ठीक है, सोल्जर्स अटैक्ड रिवोल्टर्स. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसलिए इसको ब्लडी संडे बोला जाता है. ठीक है, तो भले ही ये बहुत ही पीसफुल सा एक मार्च था, लेकिन सोल्जर्स लोगों ने गोली चलाई इसको रिप्रेस करने के लिए और काफ़ी सारे लोग मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए. ठीक है, और इसी को ब्लडी संडे बोला जाता है. तसार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दूमा. तो जैसे आपका देखो नेशनल असेंबली बना था जर्मनी में, वैसे ही दूमा बना यहाँ पे. तो तसार को अभी समझ में आ गया था कि लोग अभी सिर्फ उसको नहीं मानने वाले, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखेंगे. सो ये अलाउड द क्रिएशन ऑफ अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दूमा. देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स. मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल. तो ज़्यादा करके आपके जितने भी कमिटीज़ थे या यूनियंस थे, ये वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, इनको इलीगल घोषित किया गया. ठीक है, सिवियर रिस्ट्रिक्शंस वे पेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी. तसार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 days. हालांकि इन्होंने ही अप्रूवल दिया था, बट 75 दिनों में इन्होंने इसको डिसॉल्व भी कर दिया. री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 months. ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस. तो अभी इन्होंने दिमाग लगाया कि डूमा में ना हम अपने ही लोग डालेंगे ताकि हमको ही भाई साहब कोई रेजिस्टेंस ना मिले. लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट. ठीक है, तो ये डूमा बना भाई साहब. He did not want any questions of his authority or any reduction in his power. तो पूरे दूमा में इन्होंने क्या किया भाई साहब, कंजर्वेटिव्स भर दिए. ठीक है, अरे हाँ यार तुम्हारा एक मिनट.